सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने सीजन 3 के सभी एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले ये वाली वीडियो देख लो और बाद में वो वाली देख लेना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जिन्हू के फादर जो कि इटरनल स्लंबर में जा चुके थे एंड वहाँ पे जिन्हू आता है और उन्हें होली वाटर ऑफ लाइफ उन्हें पिलाता है एंड वो सही हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेशनल लेवल हंटर जो था वो मारा जा चुका था। उसके बाद हम लोग देखते हैं एडम व्हाइट को जो कि जिन्हू के बताते हैं उसके फादर के बारे में कि अब जिन्हू के फादर जो है ना उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी दुनिया के गिल्ड करने वाली है। तो अब अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो एडम व्हाइट होते हैं वो जिन्हू के उसके फादर की फोटो दिखाते हैं और बताते हैं कि रिसेंट इंसिडेंट में गवर्नमेंट ने एक नेशनल लेवल हंटर को कास्ट किया है और वो कुछ भी करके इस इंसान को पकड़ के रहेगा और जो फेडरल ब्यूरो है वो आपके साथ एक अच्छा रिश्ता मेंटेन करना चाहता है एंड दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर आया और आपको सब चीजें बता दी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले। और मैं श्योर हूँ जब कॉन्फ्रेंस के दौरान आप अपने फादर की फोटो देखते तो आप चौंक जाते और यह सब पता चलने के बाद जो जिन्हू होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है जो मेरे फादर है वो 10 साल से मिसिंग थे, अब वो फिर से वापस आए हैं लेकिन एज अ बीस्ट। और दूसरी तरफ जो एडम होता है वो जिन्हू को देखकर अपने मन में सोचता है और क्या अभी इसने टेलीकिनेसिस स्किल का यूज किया। जो हाई रैंक मेजेस होते हैं वो केवल टेलीकिनेसिस स्किल का यूज करके केवल ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, लेकिन यह बंदा कुछ अलग ही लेवल पर है और मेरे को ऐसा लगता है कि नेशनल लेवल हंटर्स के पास ही इतनी पावरफुल टेलीकिनेसिस होती होगी और बंदे ने अभी एक्सेप्ट कर लिया होता है जो संजिनू है वो 6वां नेशनल लेवल हंटर बन चुका है। और इसके बाद हम लोग नाटो के थ्रू इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया जाता है जिसमें हर कंट्री के हर गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे और इसके अंदर हंटर इंडस्ट्री को कैसे ग्रो किया जाए और करंट ट्रेस के बारे में बात होगी। और अब हमें गिल्ड के नाम बताए जाते हैं जिनको ब्यूरो ऑफ हंटर्स ने इन्वाइट किया था और इसके अंदर अजिन गिल्ड भी इंक्लूड होता है और जो बाकी गिल्ड होते हैं ना वो इतने काम के नहीं। और जब सबको पता चलता है कि साउथ कोरिया की तरफ से जो अजिन गिल्ड है वो इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में जाने वाले हैं तो इसकी खबर जो होती है वो सारी जगह फैल जाती है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अजिन गिल्ड के मीडिया हाउस को जहाँ पर एक रिपोर्टर जंग से पूछता है कि सभी लोग अजिन गिल्ड के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें साउथ कोरिया से इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में भेजा गया है हंटर गिल्ड के बजाय। तो एज अ गिल्ड मास्टर ऑफ हंटर गिल्ड आपका इस चीज पर क्या ओपिनियन है। तो जंग जवाब देता है यह तो फेडरल ब्यूरो की एक ऑब्वियस चॉइस थी और यह बात उस रिपोर्टर को समझ में नहीं आ रही होती। और ये जो कन्वर्सेशन होती है ना इसके अंदर जो जोंग होते हैं वो जिन्हू की पावर्स को जिन्हू को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और उसे एक्नॉलेज कर रहे होते हैं सभी के सामने। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हंटर एसोसिएशन को जहाँ पर मिस्टर गो को बताते हैं कि कोई चाइना से जिन्हू की इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मिस्टर गो जवाब देते हैं कैसे इन्फॉर्मेशन, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो मिस्टर वो जवाब देते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मिस्टर गो बोलते हैं तो कैसी बात है। तो मिस्टर वो बताते हैं कि उनकी रिक्वेस्ट है कि जिन्हू के बारे में पब्लिक डॉक्यूमेंट और रिलेवेंट न्यूज आर्टिकल्स और उसके रेड के रिकॉर्ड्स। और फिर मिस्टर गो उन्हें कहता है वेल उन्हें हमसे यह उम्मीद नहीं थी कि हम लोग अपने टॉप रैंक हंटर्स की इन्फॉर्मेशन को उन्हें एक्सेस करने दें, लेकिन बाय द वे उन्हें अचानक से जिन्हू पे कैसे इंटरेस्ट आ गया। लेकिन तुम उन्हें यह क्लियर कर देना कि जो संजिनू है वो दूसरी कंट्रीज को ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और फिर मिस्टर वो उन्हें बताते हैं जो कि यह रिक्वेस्ट है वो चाइना की गवर्नमेंट ने नहीं करी है, वहाँ के एक इंडिविजुअल ने करी है। और फिर मिस्टर गो पूछते हैं वैसे वह इंडिविजुअल और कौन है। और उन्हें पता चलता है कि वो बंदा चाइना के 7th स्टार हंटर है जिनका नाम लू जियांग है। और यह नाम सुनकर मिस्टर गो चौंक जाते हैं। और फिर हमें बताया जाता है जो चाइना होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता हंटर्स की रैंक करने के लिए। उनका खुद का एक रैंकिंग सिस्टम है जिसके अंदर अगर किसी हंटर के 5 स्टार होते हैं तो वह एक हाई रैंक हंटर माना जाता है, लेकिन लू जियांग एक ऐसा हंटर है वहाँ पे जिसको 7 स्टार दिए गए हैं। और अभी मिस्टर गो बोलते हैं वैसे अचानक से लू जियांग को जिन्हू पे कैसे इंटरेस्ट आ गया। तो मिस्टर वू जवाब देते हैं जैसा आप जानते हैं जो लू जियांग है उसने वन ऑफ द जायंट टाइप बीस्ट से फाइट करी है और जो जिन्हू है उन्होंने सभी जायंट बीस्ट को हैंडल किया है और शायद इसलिए भी हो सकता है कि जो लू जियांग है वो जिन्हू पे इंटरेस्ट आ गया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं स्कैवेंजर गिल्ड की बिल्डिंग को जहाँ पर थॉमस की असिस्टेंट उसे बताती है कि जो संजिनू है वो कल यहाँ पर पहुँच जाएगा। और फिर थॉमस बोलता है इतना जल्दी शायद वो पहले ही उड़ गया हो। लेकिन अभी ना उधर एक और बंदा होता है जिसको देखकर थॉमस बोलता है भाई तू बिल्कुल सही टाइम पे आया है, मेरे को तेरे से कुछ कहना है। और मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, संजिनू के साथ कोई भी बदमाशी मत करना। और यह बात ना उसने काफी भयानक वे में कह रहा होता है और वह जिस बंदे को कह रहा होता है वो कोई और नहीं वांग डोंगसुंग होता है। और अभी ना वांग डोंगसुंग की काफी फटी हुई थी लेकिन थॉमस अपनी बात को कंटिन्यू करता है मैं यह बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे भाई और जिन्हू के बीच क्या हुआ है और तुम्हारा जिन्हू
जिनू पे शक है और मैं जानता हूँ कि तुम जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ क्या था। और जब वांग डोंगसुंग कुछ बोले तभी थॉमस अपने ऑरा को रिलीज करता है और वांग डोंगसुंग की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर देता है और बड़े सीरियस वे में बोलता है, मैंने तेरे को अभी बोलने की परमिशन नहीं दी है। और अभी ना वांग डोंगसुंग की फटके चार हो चुकी थी और अभी उसको ना चाहते हुए भी थॉमस की बात माननी पड़ती है और इसके बाद वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद थॉमस की असिस्टेंट उससे पूछती है, आपको क्या लगता है क्या आया आपकी बात सुनेगा? थॉमस जवाब देता है, मेरे को नहीं लगता कि वो इतने आसानी से मेरी बात मानेगा और इसलिए तुम इस पर नजर रखना जब तक संग जिनू इस स्टेट को छोड़ ना जाए। और अभी थॉमस यह बात जानता है कि वांग डोंगसुंग वो काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग्स को और यूएस को और फिर हम लोग एक हंटर्स को देखते हैं और उसके बॉडीगार्ड को। और जो हंटर होता है उसका नाम होता है लेनहार्ट और वो जर्मनी की तरफ से आया हुआ होता है और वो अपने साथी को बोलता है कि यहाँ पर इतने सारे रिपोर्टर्स क्यों हैं? और फिर उसका साथी जवाब देता है कि जो सभी लोग हैं ना वो वहाँ पर साउथ कोरिया के हंटर्स की बात कर रहे हैं जो कि आज यहाँ पर आने वाला है। और तभी उनकी नजर जिनू पर पड़ती है और लेनहार्ट अपने साथी से बोलता है, कैसा रहेगा हम लोग उसके पास जाकर अपने को इंट्रोड्यूस करें और एक पावरफुल हंटर के साथ दोस्ती बनाना इसमें कोई हार्म नहीं है। और जैसे ही लेनहार्ट जिनू के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है वैसे ही काफी वो डर जाता है। फिर उसका साथी जो होता है वो बोलता है, क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है? तो लेनहार्ट जवाब देता है, क्या तुम देख नहीं सकते? और उसके साथी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है लेकिन लेनहार्ट समझ गया होता है कि जो संग जिनू है वो दूसरे डायमेंशन से अपने शैडो सोल्जर्स को समझ नहीं करता, वो अपने शैडो सोल्जर्स को अपने साथ लेकर चलता है और अगर वो चाहे तो यूनाइटेड स्टेट के साथ एक वार छेड़ सकता है। और फिर हम लोग देखते हैं जिनू को जिसके बगल में होते हैं मिस्टर वो और जिनू उनसे बोलता है कि वैसे यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? और यह देख कर ना मिस्टर वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और उसे जवाब देते हैं, मैं यहाँ पर संग जिनू के बॉडीगार्ड के तौर पर आया हूँ। और यह सुनकर ना जिनू मिस्टर वो के मजे ले रहा होता है और फिर जिनू सभी को बताता है, उधर देखो शायद वो लोग हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर ना वो एडम वाइट की बात कर रहा होता है और अब जिनू उनसे कहता है, मेरे को ऐसा लगता है कि आप फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स के इंचार्ज होंगे एशिया ब्रांच के। तो मिस्टर वाइट जवाब देते हैं, हाँ मैं रिसेंटली था ना, अब मैं आल्सो इंचार्ज हूँ आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए भी। और अब जिनू होता है वो मिस्टर वाइट के साथ कहीं जा रहा होता है लेकिन जिनू आने की कोशिश करता है तो उसे आने नहीं दिया जाता और मिस्टर वाइट उसे कहते हैं कि जो कि बाकी की पार्टी है वो होटल में होगी। और फिर जिनू उनसे कहता है, तुम जाओ मिस्टर वू के साथ चले जाओ। इसके बाद जिनू गाड़ी में बैठकर फेडरल ब्यूरो हेडक्वार्टर्स में जा रहा होता है और अब एडम वाइट जिनू को बोलते हैं, अगर मैं तुम्हें सही बताऊं तो जो अभी अमेरिका है वो करंटली इमरजेंसी स्टेट में है और जो यूज पार्ट था अमेरिका के मिलिट्री का उसकी ताकत डिपेंड करती थी क्रिस्टोफर रीड पर और ना अब वो जा चुका है और अभी हमें उसके बदले में रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। और अभी जो चीजें हैं वो काफी शांत हैं क्योंकि हमने उसकी डेथ को अभी तक पब्लिक नहीं करा है लेकिन जल्दी हमारी पावर में जो कुछ भी होगा हम वो करेंगे उस हंटर को रिक्रूट करने के लिए जो कि उसकी जगह को फुलफिल कर सकता है। और फिर जिनू उन्हें बोलता है, क्या मैं उनमें से एक कैंडिडेट हूँ? तो एडम वाइट होता है वो जवाब देता है, हाँ। इवन वो उसे कुछ दिखाता भी है और बताता है, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं जो रूइन स्टोन की वैल्यू होती है और उस ताकत के प्रोपोर्शनल होती है जो बीस्ट हमने ऑब्टेन किया है। इवन जो एडम वाइट होते हैं ना वो जिनू को केमिस्ट ड्रैगन के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं और यह देखने के बाद जिनू काफी चौंक जाता है और उसका रिएक्शन तुम देख सकते हो। और फिर जिनू उनसे पूछता है, क्या यूएस ने केमिस्ट की कॉर्प्स को प्रिजर्व कर रखा है? तो एडम भाई जवाब देते हैं, यस। और जिनू उनसे कहता है, उसकी कॉर्प्स कहाँ रखी हुई है, चलो वहीं चलते हैं। और यह बात ना एडम वाइट की समझ नहीं आती लेकिन जिनू उसे सही से बताता है, मैं फेडरल ब्यूरो को अपना टाइम देना चाहता हूँ और मेरे को लगता नहीं कि मैं आपसे कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ। और अब एडम वाइट उन्हें बोलते हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं कि वो कॉर्प्स कहाँ पे रखा हुआ है लेकिन मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो मेरे सुपीरियर ने मेरे को बताया है। लेकिन मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि वो लोग खुश होंगे जब वो लोग सुनेंगे कि आपने हमसे कोई रिक्वेस्ट करी है। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं जब तक मैं उन्हें यह बात पहुँचा नहीं देता हूँ। लेकिन अपना जिनू वेट कहाँ करने वाला था, वो उसी के साथ फेडरल ब्यूरो के हेडक्वार्टर में चला जाता है और हम लोग देखते हैं डेविड को जो कि एडम को बोलता है, क्या संगजिनू यहाँ पर आ रखा है। और अभी उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि जो संगजिनू है उस कॉर्प्स को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों है और सभी लोग इसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से डिप्टी डायरेक्टर के दिमाग में एक बात आती है और जो बात उनके दिमाग में आई होती है वो बिल्कुल उनको सही लगती है उनको अपने मन में। और वो बोलते हैं, क्या होगा अगर वो केमिस्ट की कॉर्प्स को उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर दे। और अभी डिप्टी डायरेक्टर सभी को बताते हैं जो संगजिनू है वो प्लान कर रहा है केमिस्ट की शैडो को एक्सट्रैक्ट करके अपने शैडो सोल्जर में भर्ती करने का। और यह सुनकर ना डेविड वहाँ पर काफी ज्यादा चौंक जाता है और
और वो इस बात से जिनू को उस कॉर्प्स को दिखाने से मना कर देता है। लेकिन फिर डेविड उन्हें बोलते हैं अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो जिनू के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और अब डेविड सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे, लेकिन वो इस बात को मान जाते हैं। बट वो कहते हैं कि मैं पर्सनली उसे वहाँ पर ले जाऊंगा और यह मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी यह देखने की यह बंदा क्या कर सकता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि फाइनली अब जो डिप्टी डायरेक्टर होते हैं वो जिनू को अपने साथ उस जगह ले जाते हैं जिस जगह केमिस्ट की कॉर्प्स रखी थी। और हम लोग देखते हैं केमिस्ट की कॉर्प्स को, और जो डेविड होता है वो जिनू के केमिस्ट की कॉर्प्स के बारे में बता रहा होता है। लेकिन जिनू को इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो सभी को बोलता है पीछे हट जाओ। और इसके बाद जिनू ग्लास पर हाथ रखता है और बोलता है अराइज। लेकिन जो जिनू की पहली कोशिश होती है ना वो फेल हो जाती है, बट उसके पास अभी 2 चांस बचे होते हैं। और फिर उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट करने से पहले जिनू एक लंबी सांस लेता है और बोलता है अराइज। लेकिन इस बार जो केमिस्ट की शैडो होती है ना वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है, और जैसे ही उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट होती है उधर की चीजें बर्बाद होना शुरू हो जाती हैं। और फिर जिनू के सामने केमिस्ट की शैडो आती है और उसे बोलती है क्या तुम वो हो जिसने मेरे को समन किया है, किंग ऑफ द डेड मोनार्क ऑफ शैडो। और जब दूसरे लोग केमिस्ट को देखते हैं ना वो काफी चौंक जाते हैं, लेकिन केमिस्ट ह्यूमंस को नोटिस करता है और काफी बौखला जाता है और कहता है मैं ह्यूमंस को मार दूंगा और मैं उन्हें मारने जा रहा हूँ। और जिस ग्लास में वो प्रिजर्व होके रखा था वो उसे ब्रेक करना शुरू कर देता है। और अभी डेविड उस बीस्ट को देखने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है कि यह बीस्ट इस टेम्पर ग्लास को ब्रेक कैसे कर सकता है जिसको टॉप रैंक हंटर्स के माना से बनाया गया है। लेकिन अब वो पॉइंट आ चुका था जब केमिस्ट ने उस ग्लास को ब्रेक कर दिया था, और अब केमिस्ट उन पर फायर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और अब उस जगह ना काफी ज्यादा डर का माहौल आ जाता है। लेकिन तभी जिनू से बोलता है इनफ, जिससे केमिस्ट रुक जाता है और जिनू से बताता है कि जो तुम्हारे स्कल में एसन स्टोन लगा हुआ था वो काफी लंबे समय पहले ही रिमूव हो गया था और अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं रूलर्स की बात मानने की। अब जो जिनू था वो बीस्ट की लैंग्वेज को बोल सकता था, बट इस बात पर ना जो लोग देख रहे थे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता डिप्टी डायरेक्टर को। और अब जो केमिस्ट होता है वो जिनू को बोलता है सो कैसा फील होता है सब्जेक्टेड होने का मोनार्च ऑफ शैडो में। मैं कुछ नहीं, मैं एक लोली सर्वेंट हूँ ड्रैगन किंग का, बट नाउ मैं एक न्यू मोनार्च के सामने अपना सर झुकाऊं। और फिर वो जिनू के सामने अपना सर झुकाता है और फिर जिनू से बोलता है तुम ड्रैगन किंग को सर्व किया करते थे। और फिर जो केमिस्ट होता है वो जवाब देता है यस, मैं पहले एक सर्वेंट था किंग ऑफ बर्जर्क ड्रैगन मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन का। और अब जिनू अपने मन में सोचता है कि पहले मोनार्च ऑफ शैडो, फिर मोनार्च ऑफ बिगिनिंग और वह फिर मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्या ये उन 9 मोनार्क में से तो नहीं है जो मेरे को सिस्टम ने दिखाया था। लेकिन तभी जो केमिस्ट होता है ना वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है। लेकिन जाते जाते जिनू को बोलता है अनफॉर्चुनेटली मेरे को यहाँ से जाना होगा। और फिर जिनू बोलता है क्या, फिर केमिस्ट जवाब देता है मेरे को डर है जो कि हमारी मीटिंग है ना वो काफी देर में हुई है। और यह सुनकर ना जिनू समझ जाता है कि जो शैडो मोनार्च की पावर है ना वो इनफ नहीं है 8 साल के टाइम को ओवरकम करने के लिए। और वो चिल्लाते हुए केमिस्ट को रोक रहा होता है। लेकिन जाने से पहले केमिस्ट जिनू को बताता है कि 4 लोग हैं जिनके पास रूलर्स की पावर है और वो उनसे सावधान रहे। एंड लास्ट में जो शैडो होती है वो समाप्त हो जाती है और जिनू के पास एक नोटिफिकेशन आता है जो शैडो है वो नथिंगनेस की दुनिया में जा चुकी है। और इसके बाद जिनू वहाँ से जाने से पहले मिस्टर व्हाइट के पास आता है और बोलता है मिस्टर व्हाइट डायरेक्टर को बता दीजिए कि मेरे को माफ कर दीजिएगा और जो कुछ भी यहाँ पर नुकसान हुआ है उसका खर्चा मैं खुद उठाने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही जिनू वहाँ से बाहर निकलता है वैसे ही चेयरमैन की डेविड और व्हाइट होते हैं ना उन्हें कुछ आवाज आती है और वो लोग देखते हैं जो जिनू होता है वो एकदम निराश हो चुका होता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग उस जगह को देखते हैं जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। और जो मिस्टर वो होते हैं ना वो जिनू से पूछते हैं कि आप मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे होते हैं मिस्टर संग। और फिर जिनू बोलता है मैं कहीं जा रखा था जिधर कोई भी रिसेप्शन नहीं था। और फिर मिस्टर वो पूछते हैं बाय द वे क्या आप जिनू से मिले। और जो जिनू होता है वो बोलता है क्या। और फिर मिस्टर वो बोलते हैं वो आपको कॉल करने के बाद यहाँ से निकल गया था और आपने उसे कहा था कि आप उसका इंतजार ब्यूरो में कर रहे हो। और यह सुनकर ना जिनू काफी ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है अरे तुम लोग बोल क्या रहे हो, मैं तो अभी भी ब्यूरो से आ रहा हूँ। और फिर उधर मिस्टर व्हाइट भी आते हैं जिन्हें जिनू के बारे में कुछ भी पता नहीं चला होता है। और फिर मिस्टर वो बोलते हैं यह सही नहीं हो रहा है, 2 घंटे पहले स्कैवेंजर गिल्ड का एक हंटर आया था जिसने जिनू को पिक किया था। और अब जो एडम व्हाइट होते हैं ना वो अपना फोन उठाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ब्यूरो ऑफ हंटर्स और स्कैवेंजर गिल्ड की क्लोज रिलेशन है, लेकिन उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो हमारी तरफ से कुछ भी एक्ट कर सके। और इसलिए मैं उनसे सीधा पूछ लेता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं थॉमस की असिस्टेंट को जो कि एडम व्हाइट को बोलती है तो तुम यह कह रहे हो कि हम लोगों ने अर्जिन गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर को पिकअप किया है। लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है
और वो फिर उससे पूछता है क्या तुमने संग जिनवू को इसके बारे में बता दिया। तो एडम जवाब देते हैं नहीं, मैंने अभी तक उन्हें नहीं बताया, लेकिन उस बंदे के बारे में इंक्वायरी बताओ जो कि जिनवू के साथ आया था और वो इस वक्त कहाँ पर है। और जैसे ही एडम वाइट होते हैं ना, वो जिनवू को कुछ बताएं, लेकिन उससे पहले जिनवू वहाँ से निकल चुका था। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिनवू को, जो कि जिनवू को ढूंढ रहा होता है और अपने मन में सोचता है यह सब मेरी गलती है। उसके फादर की लाइफ को बचाने के बाद मैंने उसके लिए कोई भी शैडो असाइन नहीं किया था और अब बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि अब फिर से कोई मिसफॉर्चून हैपन होने वाला है। और फिर वो अपने शैडो सोल्जर को समन करता है और उन्हें लगा देता है जिनवू को ढूंढने के लिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं थॉमस को, जो कि उस जगह आ गया था जिस जगह वांग डोंगसुक को रखा गया था, लेकिन वो नोटिस करता है जो भी उसके साथी होते हैं ना, वो उन्हें नॉकडाउन करके वहाँ से भाग चुका होता है। और वह बोलता है सो वो यहाँ से निकल गया और उसने अपना काम कर दिया और अभी उसका दिमाग एकदम खराब हो चुका होता है और वो सभी को ऑर्डर देता है जल्दी से वांग डोंगसुक को ढूंढो जिनवू के ढूंढने से पहले। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं वांग डोंगसुक को, जिसने जिनवू को काफी बुरी हालत में रख रखा था। एंड उसके डेविल स्माइल से तुम लोग समझ ही सकते हो कि उसका क्या प्लान है। और इसी के साथ अपना जो ये एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।